नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता में हुए महिला लेडी डॉक्टर की मौत मामले की, जिसमें अब सीबीआई की टीम ने जांच शुरू कर दिया है और पुलिस ने भी सीबीआई को केस डायरी सौंप दी है, जिसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम नए सिरे से जांच पड़ताल करेगी। अब इस मामले में जानकारी के मुताबिक सीबीआई अस्पताल के स्टाफ और परिवार के लोगों का बयान दर्ज करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की जांच का एक एंगल ये भी होगा कि क्या रेप की इस जघन्य वारदात में एक ही शख्स शामिल था या उससे ज्यादा आरोपी इसमें शामिल थे। इसके साथ ही सीबीआई पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी बातचीत करेगी और आरोपी से भी नए सिरे से पूछताछ की जाएगी। और कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जिस हॉल में, सेमिनार हॉल में महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई थी, वहां से अब एक वीडियो सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को देखकर पूरा देश हिल उठा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं, ये उसी सेमिनार हॉल की तस्वीर है जहां पर महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और पिछले 4 दिनों से पूरे देश के डॉक्टर इस हत्या के बाद से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वीडियो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल का है। डॉक्टर की हत्या के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सेमिनार हॉल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो महिला ट्रेनी डॉक्टर थी, उस रात वो इसी सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई थी जब उनकी हत्या हुई है। जानकारी के मुताबिक उस दिन वो नाइट ड्यूटी पर थी और उन्होंने अपना काम फिनिश किया। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए इसी हॉल के अंदर रेस्ट करने गई थी और उसके बाद सुबह पता चलता है कि महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई है। और उसके बाद से ये पहली तस्वीर है, वारदात के बाद ये पहला वीडियो है जो अभी सामने आया है। एक्सक्लूसिव वीडियो आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है और पूरे देश में सिर्फ एक ही आवाज उठाई जा रही है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जो दोषी इसमें आरोपी गिरफ्तार किया गया है संजीव रॉय, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इसके बाद कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके। आपको बता दें, देश भर में डॉक्टरों में उबाल है। देश भर के डॉक्टर काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और उन सब की तरफ से इंसाफ की मांग जल्द से जल्द हो, ये कही जा रही है। और जैसे कि आपको पता है कि महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद से ही पूरे देश में उबाल है और सभी जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं। ऐसे में बेगूसराय से आपको अगर हम खबर बताएं तो बेगूसराय में भी डॉक्टरों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बेगूसराय के सदर अस्पताल के डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से ओपीडी सेवा पूरी तरह बंद है। वहीं अस्पताल की सेवाएं बंद होने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। डॉक्टरों ने 1 दिवसीय हड़ताल करके पीड़िता को न्याय दिलाते हुए दोषी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। अमानवीय व्यवहार, अमानवीय कृत्य हुआ, उनका बलात्कार एवं हत्या, इस कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अब इस समय भी अगर सरकार नहीं जगती है डॉक्टरों की सुरक्षा के प्रति, तो कब इस सरकार की नींद खुलेगी? उसी के प्रोटेक्शन, उसी के मांग में, उसके समर्थन में हम लोग कार्य बहिष्कार करें। 1 दिन का जी आज का बोले आज होइए, 2 दिन बाद होगा हड़ताल। बहुत परेशानी आज हो जाएगा। नहीं एकदम होगा, मांस बढ़ेगा, मेरा हाथ खराब हो जाएगा। इसका जिम्मेवारी कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। प्राइवेट भी हड़ताल, स्टेशन आप सुबह से प्राइवेट खुला हुआ है। प्राइवेट खुला हुआ है, प्राइवेट सब कमाने के लिए खुला हुआ है। यहाँ गरीब लोग मर रहा है। और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में हुए हिंसा के बाद से अपना पहला बयान जारी किया है और इस बयान को शेख हसीना के बेटे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हुए हिंसा को लेकर अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने अपने
परिवार यानी कि इस अपने पिता और परिवार की कुर्बानियों को गिनाया है। इसके अलावा उन्होंने बंगबंधु की प्रतिमाओं के अपमान पर भी दुख जताया। शेख हसीना ने हिंसा की घटनाओं को आतंकवादी हमला करार दिया है। साथ ही उन्होंने जुलाई के बाद बांग्लादेश में हुई हत्याओं और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलने की बात कही है। 15 अगस्त को शेख हसीना ने सम्मान के साथ राष्ट्रीय शोक दिवस को मनाने का आह्वान किया है। और ये कल 15 अगस्त है और ऐसे में देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर घर तिरंगा का एक अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ही अपने दिल्ली स्थित आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा झंडा फहराया है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने अपने दिल्ली स्थित आवास पर देखिए हाथ से वो तिरंगा जो है फहराया है। और इस बार ये मिशन शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आह्वान किया गया था इस बार हर घर में तिरंगा फहराया जाए और इसको बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने की कोशिश की गई है। और ऐसे में ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। और इसी बीच अगली खबर आपको दरभंगा से बता दें। दरभंगा में बताया जा रहा है कि अस्पताल में घोर लापरवाही बरती जा रही है। दरअसल यहां पर जो लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं, वो कई सारे सवाल भी खड़े करती है। सदर पीएचसी में लाखों रुपए की दवा खुले में रखी गई है। बारिश के पानी और धूप की वजह से दवाएं भी खराब हो रही हैं। इन दवा को पीएचसी और सीएचसी में आने वाले मरीजों के बीच निःशुल्क वितरित किया जाना था। सदर पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया है कि दवाएं एडिशनल पीएचसी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए है। यहां दवा रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, जिससे मजबूरी में बाहर रखनी पड़ती है। इस बारे में जब सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने इसकी जानकारी से इनकार किया, साथ ही जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। वह उसमें स्टोर रूम एक ही है, टोटल 8 रूम मिला हुआ है प्रखंड की ओर से, उसी में अस्पताल चल रहा है। आप देखेंगे तो शटर जैसा लगा हुआ है, गोदाम है, उसी में अस्पताल चलता है। बाद में एक और रूम मिला, उसमें भी डालने के बाद भी बरंडा पे पड़ा हुआ है और ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पर तो ऐसे भी बाहर में लगा हुआ है एस्बेस्टस का कुछ। हम तो अभी देखे नहीं कितना भींगा है, हमको तो मालूम नहीं भी है। वहाँ का प्रभारी जो हमको अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, इन्फॉर्मेशन देगा तो हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, बचाव करेंगे। क्या कारण है सर? हम तो देखे नहीं ना, हमको दिखाएगा तब ना, हमको बोलेगा, हमको दिखाया नहीं MIC, कोई लेटर भी नहीं। और देखिए पटना सहित कई जिलों में जबरदस्त बारिश हो रही है और बताया जा रहा है कि आने वाले 3 दिनों तक ऐसी ही रफ्तार बारिश ही रहने वाली है और 17 ऐसे जिले हैं जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको बता दें कि तेज बारिश की वजह से गंगा, गंडक और कोसी नदी में भी उफान देखा जा रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा शुरू हो चुका है। पटना सटे दियारा इलाके में पानी प्रवेश कर चुका है। गंगा के बढ़ते जलस्तर की और जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। मानसून अभी भी बिहार के कई जिलों में पूरी तरीके से सक्रिय है, जिसकी वजह से लगातार बारिश होने की वजह से कई नदियों में उफान देखा जा रहा है और खासकर नेपाल के तराई इलाके में भी जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भी कई नदियों में उफान देखा जा रहा है। और मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले 2 से 3 दिनों में बिहार के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। जाहिर सी बात है, मानसून के सक्रिय होने से बिहार के नदियों में उफान देखा जा रहा है और खासकर आज मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बिहार के 16 से 17 जिलों में अलर्ट किया गया है, जहां पे मध्यम या भारी बारिश हो सकती है। जाहिर सी बात है, लगातार बारिश की वजह से कई नदियों में उफान है और खासकर भारी बारिश को लेकर जिन जिलों में अलर्ट किया गया है उसमें गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण, यानी कि पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जो नेपाल से जुड़े हैं, उन इलाकों में जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। कहीं जल का स्तर बढ़ता है, दियारा इलाके में काफी समस्या होती है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दियारा के कई इलाकों में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे लोगों की समस्या काफी बढ़ चुकी है। तो मौसम विभाग की माने तो अभी 2 से 3 दिनों में तक जबरदस्त बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन गंगा, गंडक और सोन जैसे नदियों में जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
और हम आपको बता दें कि बाढ़ के खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ के खतरे को लेकर सावधानी बरतनी है, जैसे कि उफनती नदियों में नहाने पर रोक लगा दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि आप ऐसी जगह पर ना जाएं। साथ ही साथ ओवरलोडेड नाव से भी आपको सावधान रहना है। नदियों का हाल देखकर यह अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि अभी बिहार में गंगा, कोसी, बागमती सभी नदियां उफान पर हैं और ऐसे में कई बार देखने को मिलता है कि नहाने के दौरान कई लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो लोगों से अपील है कि नदी या फिर उसके आसपास आप ना जाएं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करेंगे। गोपालगंज से आपको अगली खबर बता दें, जहां पर NH-27 बिल्कुल जर्जर हालत में पहुंच चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। हर जगह गड्ढा ही गड्ढा नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रेन कट की वजह से सड़क किनारे बने गड्ढे किसी बड़े हादसे का संकेत दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने NH के पास बने गड्ढे की जल्द मरम्मत करने की मांग की है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी कि दिल्ली से गुवाहाटी तक को जोड़ने वाली NH-27 इस वक्त बेहद ख़राब हो चुकी है। हल्की बारिश के बाद NH-27 के किनारे बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और इन गड्ढों की वजह से कई बार हादसा होने का डर भी सताने लगा है। देख सकते हैं कि NH-27 के किनारे सासा मूसा के पास किस तरह से गड्ढा हो चुका है और इन गड्ढों की वजह से कभी भी बड़ी गाड़ियां हादसे की शिकार हो सकती है। जिस तरह से NH-27 पर रेनकट की वजह से गड्ढे हुए हैं और ये सासा मूसा के पास छोटी पुल है और पुल के पास देख सकते हैं बारिश के बाद अंदर से जो सड़क है, सड़क के अंदर से बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और यहाँ पर कभी भी बड़ी गाड़ियाँ हादसे की शिकार हो सकती हैं। बहुत बड़ा गड्ढा है, कभी भी ये ट्रक आएगा तो एक तरकुल नीचे चला जाएगा। ट्रक, बोलेरो, जो भी गाड़ी अगर चक्का खींच देगा एकदम खंडर जैसा माटी नीचे हो गया है। हादसा हो सकता है, हादसा एकदम 100 में 100% हो सकता है। हुए हैं जिस तरह से रेनकट की वजह से पुलिया के पास बड़ा गड्ढा बना हुआ है, इससे कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि ये NH का सड़क है और ये दिल्ली से गुवाहाटी तक को जोड़ने वाली NH-27 है। इस पर बड़ी गाड़ियाँ जो है प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में गुजरती है। तो ऐसे में सासा मूसा के पास कटे हुए सड़क की अगर मरम्मती नहीं कराई जाती है तो कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखना होगा कि NHAI और जिला प्रशासन कब तक इन गड्ढों की मरम्मती कर पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और देखिए, लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है और ऐसे में जो गंगा की सहायक नदियां हैं, क्यूल और हरवड़ नदी में भी पानी का बहाव काफी तेज हो चुका है। लखीसराय के लोगों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो किसान है वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि अब किसानों के सामने अपने फसल को भी बचाने की परेशानी है। दियारा क्षेत्र में कई एकड़ में लगी मकई फसल अब पानी में डूब चुकी है, जिससे किसान काफी परेशान है। वहीं पशुओं को भी चारे की परेशानी हो रही है। परेशान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आने जाने के लिए नाव की मांग की है। मुआवजे की भी मांग की गई है। किसानों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। गंगा के जल स्तर में वृद्धि के बाद सहायक चूल और हरवर नदी भी उफान पे है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त हम मौजूद हैं या पिपरिया प्रखंड का रामचंद्रपुर गांव का दियारा क्षेत्र है। आप देख सकते हैं हरवर नदी का पानी जो है गांव की ओर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। किसानों का फसल डूब चुका है, सड़कें डूब चुकी है बाढ़ के पानी में। ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हैं। बाढ़ का सर इतना स्थिति खराब है कि मेरा फसल तो डूब ही गया समूचे। अब जान माल का खतरा है। हम घास लाने के लिए जब जाते हैं तो हमको पानी में तैर कर जाना पड़ता है। नतीजन आज मेरा एक भतीजा गांव का ही बेटा रामचंद्रपुर का डूब चुका है। फसल भी पूरा फसल भी डूब चुका। सोयाबीन डूबा, मकई डूबा और नरकटिया जानवर का चारा डूब चुका। जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? जिला प्रशासन से हमको सबकी भरपाई की जाए। हमको जानवर का भूसा चाहिए और हम लोग को कुछ खाने का सामान चाहिए। नाव गया सरार क्या हर दिन पूरा एकदम पानी पड़ रहा है। एकदम कुल माल जाल कुल जहाँ तहाँ कुल एकदम पूरा एकदम दियारा डूबल। फसल भी कुल मकई लड़कटिया जितना। कैसे आप आते जाते पैर के एकदम से कोई उपाय नहीं है सर। तो आपने सुना किसान जो है लगातार बढ़ रहे जल स्तर के बाद काफी परेशान हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय।
और बिहार में सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने और इसके साथ ही शिक्षा को लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई सारी पहल की जा रही है और ऐसे में अब शिक्षक भी बच्चों को अनोखे अंदाज में पढ़ा रहे हैं। जो तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये समस्तीपुर की तस्वीर है, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलथारा के शिक्षक राजेश कुमार सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं, जो अपने अनोखे अंदाज में बच्चों को गिनती सिखा रहे हैं। गिनती के जरिए वो बच्चों को देश, दुनिया और नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं और उनके पढ़ाने के इस अंदाज को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 बच्चों का निश्चल संसार, बच्चों का निश्चल संसार 5 6 7 8 5 6 7 8 भाई बहन है साथ साथ, भाई बहन है साथ साथ 9 10 11 12 9 10 11 12 हमसे है संसार हमारा, हमसे है संसार हमारा 13 14 15 16 13 14 15 16 ज्ञान का पट गुरुजी ने खोला, ज्ञान का पट गुरुजी ने खोला 17 18 19 20 17 18 19 20 झुके कभी ना देश का शीश। बच्चों, अब चलते चलते एक और छोटी सी कविता आना है, घर घर अलग जगाना है। जी हाँ, बिहार में शिक्षा की नई क्रांति चल पड़ी है। बच्चों को जब मैं खेल खेल में पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो संकल्प है वह पूरा हो रहा है। जब भी मैं वर्ग कक्ष में जाता हूँ, स्वयं को शिक्षक नहीं बच्चों का दोस्त समझता हूँ और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, बच्चे निर्भीक होकर मुझसे प्रश्न कर पाते हैं, उनकी उपस्थिति भी बढ़ती है, साथ ही साथ गुणवत्ता भी बढ़ती है। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अब पुलिस में विभाग की तरफ से होमगार्ड और कई क्षेत्रों में जो अच्छे काम किए गए हैं उसको लेकर अवार्ड भी दिया जाना है, सम्मानित किया जाना है और इसको लेकर पूरे देश भर में 1037 लोगों का चयन किया गया है। आपको बता दें, पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के लिए कुल 1037 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक के लिए चुना गया है। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक प्राप्त करने वालों की सूची भी अब जारी कर दी है। इन सभी को 15 अगस्त के मौके पर अवार्ड दिया जाएगा। बिहार से एडीजी संजय सिंह और डीएसपी राजेश कुमार शर्मा को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। तो बिहार के 5 पुलिस जवान को गैलेंट्री मेडल, दिवंगत एसआई आशीष कुमार सिंह को गैलेंट्री मेडल, कांस्टेबल दुर्गेश कुमार यादव को भी गैलेंट्री मेडल, कांस्टेबल रोहित कुमार रंजन को भी गैलेंट्री मेडल मिलने वाला है। कांस्टेबल अक्षय कुमार भी गैलेंट्री मेडल उन्हें मिलने वाला है। कांस्टेबल विजेंद्र कुमार को भी गैलेंट्री मेडल मिलेगा। और अब आपको बताते हैं जो गैलेंट्री मेडल मिलने जा रहा है उसके बारे में। तो वीरता, प्रतिष्ठित आचरण, सेवा के लिए यह सम्मान दिया जाता है। कर्तव्य के प्रति समर्पण और दक्षता के आधार पर चयन होता है। बेहतर काम में शामिल होने पर सम्मान के तौर पर इसे दिया जाता है। साल में 2 बार सम्मान की जाती है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर सम्मान होता है। गृह मंत्रालय सम्मान के लिए सिफारिश मंगवाता है। राष्ट्रपति पुलिस पदक, वीरता के लिए पुलिस पदक, मेधावी सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक, वीरता, प्रतिष्ठित आचरण, सेवा के लिए ये सम्मान है। और ऐसे में आपको बता दें कि बिहार से भी चयन किया गया है और कल यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये सम्मान दिया जाएगा।
और अब बात करेंगे राज्यसभा के चुनाव से जुड़ी खबर की। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। आपको बता दें कि अब राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में अब जो भी उम्मीदवार हैं वो नामांकन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आज से ही इसकी शुरुआत की गई है। 27 अगस्त को वापस लेने की तारीख है। अगर चुनाव की नौबत आई तो 3 सितंबर को चुनाव होगा। संख्या बल के लिहाज से एनडीए के दोनों उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है, जिसमें एक उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं। दूसरे उम्मीदवार पर संशय बना हुआ है कि बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी पूरी खबर बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। सभा की 2 सीटें खाली हुई हैं। पाटलिपुत्र से सांसद बनने के बाद मीसा भारती के सांसद बनने के बाद उनकी सीट खाली हुई है। वहीं दूसरी तरफ नवादा से विवेक ठाकुर सांसद चुने गए हैं, उनकी सीट भी खाली हुई है। जाहिर सी बात है इस दोनों सीट पर उम्मीदवार एनडीए को देना है और एक उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा तय हो चुके हैं। दूसरे नाम पर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बहरहाल आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 27 तारीख को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि घोषित की गई है। और अगर जरूरत पड़ा तो 3 सितंबर को चुनाव होगा और 3 सितंबर को ही चुनाव के बाद देर शाम परिणाम घोषित किया जा सकता है। अभी जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है वो शाहनवाज हुसैन और आरके सिंह के नाम की चर्चा है कि शायद बीजेपी इन दोनों में से किसी को उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन फिलहाल तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है। कुछ और भी नामों की चर्चा है, लेकिन ये नाम अभी रेस में आगे चल रहे हैं। बहरहाल बीजेपी को तय करना है कि वो अपने उम्मीदवार किसे तय करती है। बहरहाल जो संख्या बल की स्थिति है, एनडीए के लिए दोनों सीट पर जीत हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। संख्या बल के लिहाज से एनडीए के दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। बहरहाल वहीं महागठबंधन की तरफ से अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन जो संख्या बल की स्थिति है उसके हिसाब से एनडीए के उम्मीदवार की जीत आसान हो सकती है। लेकिन तस्वीर इस बात पर साफ होनी है कि बीजेपी अपने दूसरे उम्मीदवार के नाम पर कब तक घोषणा करती है, तस्वीर कब तक साफ करती है। लेकिन एक खबर मिली है कि उपेंद्र कुशवाहा 20 तारीख को नामांकन कर सकते हैं। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।